मेरी बेटी ने मुझे अपने घर पर अपनी मदद के लिए बुलाया था। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, तो दामाद जी ने मेरा स्वागत सत्कार शुरू कर दिया। एक बार तो आधी रात को दामाद जी अचानक से मेरे कमरे में आ गए और मेरे बगल में आकर लेट गए। उन्होंने मेरी चादर के ऊपर से हाथ फेरते हुए कहा, सासू माँ, आपकी बेटी अब बहुत थकी हुई सी रहने लगी है और अब वो पुरानी भी लगने लगी है। मुझे पता है अब आप ही मुझे खुश रख सकेंगी। और इतना कहकर दामाद जी ने मुझे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। और हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संगीता है और ये कहानी तब की है जब मेरी बेटी ने मुझे अपने घर रहने के लिए बुलाया था। मेरी बेटी को उसके ऑफिस के कामों की वजह से घर के कामों के लिए समय नहीं मिल रहा था, तो एक दिन मुझे उसका फोन आया। वो बड़े चिंतित स्वर में बोली, माँ, मुझे घर के कामों में मदद के लिए आपकी बहुत जरूरत है। क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने आ सकती हो? बेटी को इस तरह उदास देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत उसके घर चली गई। मेरे वहां पहुंचते ही मेरा स्वागत सत्कार शुरू हो गया। दामाद जी मेरी बहुत खातिरदारी कर रहे थे, पर वो इतना सब कुछ क्यों कर रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने मुझे गले से लगा लिया और उससे मिलने के बाद तुरंत दामाद जी ने भी मुझे गले लगा लिया। जब दामाद जी ने मुझे गले से लगाया, तो मुझे बेहद शर्म महसूस हुई। मेरी बेटी महिमा ने अपने पति के इस व्यवहार पर ध्यान ही नहीं दिया था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मेरी बेटी मुझसे बोली, माँ, आज मैं आपके हाथों की बनी हुई अपनी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती हूँ। मैं तुरंत ही फ्रेश हुई और उसके बाद सब्जी बनाने उसके किचन में चली गई। उस रात बेटी और दामाद बड़े ही चाव से मेरा बनाया हुआ खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही महिमा बोली, माँ, आज आपके हाथों की सब्जी खाकर मजा ही आ गया। उसके कहने पर दामाद जी ने भी हामी भरते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खाया है। दामाद जी ने मेरी इतनी तारीफ की तो महिमा उनकी तरफ गुस्से से देखने लगी और बोली, संदीप, तुम मेरी माँ के सामने मेरी बुराई कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें पेट भर के खाना नहीं खिलाती? इतनी छोटी सी बात पर महिमा ने उनसे बहस करना शुरू कर दिया। मैंने दोनों को शांत करते हुए कहा, महिमा, इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो बेटा। दामाद जी तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और वैसे भी मैं कौन सा यहाँ हमेशा रहती हूँ? तुम ही तो उनका ख्याल रखती हो ना बेटा। और इतना कहकर मैं वापस किचन में आ गई। महिमा कुछ सोच के चुप हो गई और वापस अपने कामों में लग गई। मैं डाइनिंग हॉल साफ करने लगी। इतने में दामाद जी वहां आ गए और बोले, मम्मी जी, आप आज ही यहाँ आई हो और आज ही महिमा ने सारा काम आप पर डाल दिया। मैं भी दामाद जी की बातों से सहमत थी, पर फिर भी मैं काम में लगी रही। मैंने डाइनिंग टेबल से सारे बर्तन उठाए और सिंक में रखने चली गई। तभी वहां दामाद जी आ गए। उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, मम्मी जी, आपके हाथों में सच में कोई जादू है। आपके हाथों का खाना खा के मेरा दिल खुश हो गया। मम्मी जी, आप तो समझती ही हैं ना कि ना तो मेरा कोई साला है और ना ही कोई साली है। मेरे ससुराल में तो सिर्फ आप ही हैं, तो मैं आपसे ही हर तरह का मजाक कर लेता हूँ। ये सारे रिश्ते भी आपको ही निभाने हैं और अभी तो मुझे आपकी बहुत सारी देखभाल करनी है। मैं आपको यहाँ से जल्दी जाने नहीं दूंगा। मुझे दामाद जी का प्यार तो समझ आ रहा था, पर इस प्यार के पीछे का क्या मकसद था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह कुछ दिन और बीते गए। मुझे अपनी बेटी के घर आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, पर कुछ ही दिनों में मैं समझ चुकी थी कि उन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुझे रोज रात को उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी। उन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ थी और ये बात मुझे साफ समझ आ रही थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई थी, मैंने कभी भी उन दोनों को एक साथ बैठे या आपस में हंसी मजाक करते नहीं देखा था। एक दिन शाम को महिमा ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसे घर पर देखकर मैं 2 कप कॉफी लेकर उसके कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे उससे थोड़ी बातचीत करनी थी। मैंने उसके हाथों में कॉफी का कप पकड़ा दिया, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने मोबाइल पर था। मुझसे बात करने के बजाय वो मोबाइल में लगी हुई थी। मैंने तुरंत उसके हाथों से मोबाइल छीना और पूछा, क्या मुझे यहाँ बुलाने का मकसद बस यही है कि मैं तुझे मोबाइल चलाते हुए देखूं और तेरे पास मुझसे बात करने के लिए 10 मिनट का भी टाइम ना हो? जब तुझे मुझसे कोई बात ही नहीं करनी थी, तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों था?
अरे कम से कम अपनी माँ से 2 प्यार भरे शब्द तो बोल लिया कर। इतनी बातें सुनने के बाद उसका ध्यान मेरी तरफ हुआ और बोली, गुस्सा क्यों कर रही हो माँ? आप थोड़ा चिल रहा करो। तब मैंने उससे कहा, महिमा, तू खुद को जितना कूल समझती है, क्या तेरे घर का माहौल भी उतना ही कूल है? क्या तुम दोनों पति पत्नी के बीच सब कूल चल रहा है? मेरी बातें सुनकर महिमा सोच में पड़ गई और बोली, माँ, आप ये सब क्या बोल रही हो? आपको जो बोलना है वो सीधे सीधे बोलो, बात को इतना घुमाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, बेटा मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैंने कभी तुम दोनों को साथ बैठे या हंसी मजाक करते नहीं देखा। पिछले 3 दिनों से मुझे तुम्हारे कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें भी आती हैं। बेटा, अभी तो तुम दोनों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर ऐसे ही लड़ाई करते रहोगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात का जवाब देते हुए वो बोली, माँ, ये सब बातें मुझसे कहने के बजाय संदीप से कहा करो, क्योंकि वही झगड़ा शुरू करते हैं। आपने उस दिन भी देखा था ना कि कैसे उन्होंने खाने को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया था। माँ, अब तुम ही बताओ कि पूरे दिन ऑफिस का काम करने के बाद मैं पूरे घर का काम कैसे कर पाऊंगी। अब 3 दिन से तुम घर आ गई तो मुझे थोड़ी राहत मिली है। और वैसे भी आपको यहाँ बुलाने का आइडिया संदीप का ही था। उसने ही कहा था कि मम्मी जी को यहाँ बुला लो, इससे तुम्हें भी थोड़ी मदद मिल जाएगी और उनका भी मन लगा रहेगा। अब तुम आ गई हो तो उसकी खाने की शिकायतें भी थोड़ी कम हुई हैं, नहीं तो उस पर भी रोज लड़ाइयाँ होती थीं। महिमा की सारी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद सच में उसे काम से समय नहीं मिल पाता होगा, इसलिए संदीप को खाने पीने की परेशानी हो रही होगी और इसीलिए इन दोनों के बीच ज्यादा अनबन हो रही है। वैसे भी ये सब तो सामान्य झगड़े हैं जो ये दोनों खुद ही सुलझा लेंगे, इसलिए मैंने महिमा को और कुछ नहीं कहा और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मुझे दामाद जी की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उस दिन दामाद जी भी जल्दी घर आ गए थे। उन्हें घर में देखकर मैंने कहा, अरे आज आप भी जल्दी घर आ गए। अब एक काम करो, आप दोनों बाहर जाकर किसी अच्छी जगह पर खाना खाकर आओ, तब तक मैं घर संभाले रहूंगी। मैंने सोचा कि अगर बाहर जाकर अकेले में समय बिताएंगे तो दोनों के बीच के झगड़े कम होंगे। लेकिन दामाद जी बोले, सासू माँ, होटल जाने की जरूरत नहीं है। आज मेरे बॉस का जन्मदिन है और उन्होंने एक 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है जिसमें हम भी इनवाइटेड हैं। संदीप की बात सुनकर मैंने कहा, अरे फिर तो बहुत अच्छा हुआ। आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ और साथ में पार्टी जाओ। मेरी बात सुनकर दामाद जी बोले, माँ, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे परिवार को इनवाइट किया है और हमारे परिवार में आप भी आती हैं तो आप भी हमारे साथ ही चलेंगी। महिमा भी जिद करने लगी कि माँ, तुम घर पर अकेले रह के क्या करोगी? हमारे साथ चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी जब से आप आई हो तब से मैं आपको कहीं घुमाने भी नहीं ले गई। उन दोनों का मन देखकर मैं भी पार्टी के लिए तैयार हो गई। मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और सुंदर सा मेकअप कर किया था। तैयार होकर मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई, दामाद जी मुझे देखने लगे और देखते ही रह गए। वो ऊपर से लेकर नीचे तक मुझ पर नजर फेर रहे थे और फिर बोले, आज तो मुझे आपको सासू माँ कहने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से महिमा की माँ नहीं लग रही हो। दामाद जी ने मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए और रास्ते भर तारीफें करते रहे। लगभग 1 घंटे बाद हम सब पार्टी में पहुंच गए और वहां पहुंचते ही संदीप के बॉस हमारे पास आ गए और बोले, यार संदीप, तुम्हारी साली साहिबा तो बहुत ही खूबसूरत हैं। संदीप कुछ बोलते उससे पहले ही महिमा बोल पड़ी, सर, ये संदीप की साली नहीं है, बल्कि उनकी सासू माँ है। हमारे रिश्ते को सुनकर वो चौंक गए और मुझसे बोले, आपकी खूबसूरती और जवानी देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप किसी की सास हो सकती हो। दामाद जी बोले, सच में माँ, आज आप महिमा से भी लाख गुना ज्यादा सुंदर लग रही हो। पत्नी हो तो आपके जैसी हो जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। महिमा को दामाद जी की ये बात अच्छी नहीं लगी और वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। कुछ देर पार्टी में रुकने के बाद हम सब घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही महिमा मुझसे बोली, माँ, इतना सजने संवरने की क्या जरूरत थी? आप साबित क्या करना चाहती थी कि आप इस दुनिया की सबसे हसीन औरत हैं और मैं कुछ नहीं? थोड़ा अपनी उम्र का भी लिहाज रखा करो। और इतना कहकर वो पैर पटकती हुई चली गई। मुझे उसका बर्ताव कुछ समझ नहीं आया, पर नादान लड़की सोचकर मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया
और अपने कमरे में चली आई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मैंने रात में सोने के लिए नाइट गाउन पहन लिया और अपने हाथ पैरों पर बॉडी लोशन लगाने लग गई। तभी अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने दामाद जी खड़े हुए थे। हमारी नजर मिलते ही दामाद जी ने पूछा, सासू माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैंने कहा, अरे ये घर तो आपका ही है, फिर आप क्यों अनुमति ले रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे और अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। मेरा मायूस चेहरा देखकर दामाद जी बोले, मम्मी जी, महिमा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगने आया था। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो बोले, हाँ मम्मी जी, घर आने के बाद महिमा ने जिस तरह से आपके साथ बर्ताव किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप उसकी बातों को दिल से मत लगाना और ना ही उसके चक्कर में अपना रहन सहन बदलना। आप जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो। आपको किसी के लिए भी खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। वो बस आपसे जलती है क्योंकि आप इस उम्र में भी उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत हों। दामाद जी के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। अगर 45 साल की किसी महिला की तुलना 21 साल की जवान लड़की से की जा रही हो तो जाहिर है वो महिला खुश ही होगी। दामाद जी की बातें सुनकर मुझे अच्छा तो लग रहा था, पर इसके बाद उनकी हदें और ज्यादा बढ़ने लगी थीं। कुछ दिनों बाद फिर से उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें आने लगीं। थोड़ी देर बाद दामाद जी अपने कमरे से बाहर आते दिखे। उनको बाहर आते देख मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाली ही थी कि तभी संदीप मेरे कमरे में आ गए। वो काफी गुस्से में लग रहे थे। मैंने उन्हें एक ग्लास पानी दिया और पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? तुम दोनों इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हो? इस पर दामाद जी बोले, सासू माँ, आप में और आपकी बेटी में जमीन आसमान का फर्क है। शादी के बाद पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उसे कैसे खुश रखना चाहिए, ये सब तो महिमा को आता ही नहीं है। जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे दूर कर देती है और कहती है कि मैं थक गई हूँ। आप खुद को देखो कि आप कितनी सुंदर और जवान लगती हो और महिमा अभी से बूढ़ी लगने लगी है। मैं शांत होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, दामाद जी, आप गुस्सा मत करो। महिमा ऑफिस के काम से बहुत थक जाती है और शायद इसीलिए वो आपको समय नहीं दे पा रही है। काम की भाग दौड़ में खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी है। आप दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर दामाद जी बोले, सासू माँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, पर आपकी बेटी को ऑफिस से छुट्टी लेने की इच्छा ही नहीं होती है। मैं दामाद जी से बात ही कर रही थी कि तभी अचानक से उन्होंने अपना हाथ मेरे पैर पर रख दिया और दूसरे हाथ से मेरे चेहरे से बात हटाते हुए बोले, आप सच में बहुत सुंदर हो। मम्मी जी, आपको देखने के बाद तो महिमा को देखने का मन ही नहीं करता है। कहाँ आपके चेहरे का नूर और कहाँ महिमा की झुर्रियां? मैंने दामाद जी से कहा, आप मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आप जिस लड़की के बारे में बुरा भला कह रहे हैं वो मेरी बेटी है। आपको उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दामाद जी बोले, सासू माँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। जो सच है बस वही बता रहा हूं। महिमा खुद की सुंदरता की परवाह ही नहीं करती, इसीलिए वो बूढ़ी दिखने लगी है। ये सब बोलते बोलते संदीप की निगाहें मुझ पर टिक गई थीं। मैंने बात बदलते हुए कहा, काफी रात हो गई है, अब आपको आपके कमरे में जाना चाहिए, और वैसे भी अगर महिमा यहां आ गई तो वो और गुस्सा करेगी। मैंने जैसे तैसे दामाद जी को अपने कमरे से बाहर किया, नहीं तो वो रात भर यही बैठे रहते। अगले दिन जब दामाद जी ऑफिस से वापस आए तो मुझसे बोले, सासू माँ, कल से मेरे लिए 2-2 टिफिन पैक करना, क्योंकि अब मेरे दोस्त भी मेरे टिफिन से खाना खाने लगे हैं और आज तो मेरे बॉस ने भी मेरे खाने तारीफ की। सबको लग रहा था कि मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मैंने सबका भ्रम दूर कर दिया और उन्हें बताया कि ये जादू मेरी पत्नी के हाथों का नहीं, बल्कि मेरी सासू माँ के हाथों का है। कल मेरे बॉस ने भी आपसे टिफिन मांगा है, और हाँ, टिफिन के साथ आप भी अच्छे से तैयार रहिएगा, क्योंकि बॉस ने आपको भी मिलने के लिए बुलाया है और मेरे सारे दोस्तों को भी आपसे मिलने की इच्छा है। दामाद जी मेरी तारीफें करते ही जा रहे थे और महिमा वहीं बैठी सब सुन रही थी। बातें करते करते संदीप अपने कमरे में चले गए और मैं भी किचन में आ गई। मेरे पीछे पीछे महिमा भी किचन में आ गई और बोली, माँ, तुम्हें अपने दामाद के सामने ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें उसी दिन समझाया था
कि तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से रहना चाहिए। अब ना तो तुम नौकरी करती हो और ना ही पापा इस दुनिया में हैं, तो फिर तुम्हें इतना बन-ठन के रहने की क्या ज़रूरत है? अगर कल तुम संदीप के साथ ऑफिस जा रही हो, तो प्लीज़ कोई सिंपल सी साड़ी पहन के जाना। मेरी बेटी अब मुझ पे हुक्म चलाने लगी थी और उस समय मुझे महिमा की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा, महिमा, उस दिन मैंने तुम्हें बच्चा समझकर कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। इतना याद रखो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझसे बात करते समय अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। ये बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मुझे हमेशा से बन-ठन के रहने की आदत है और मैं अपनी ये आदत किसी के कहने से नहीं बदल लूंगी। इंसान जितना अच्छा रहता है, उतना ही फ्रेश दिखता है, और अगर कुछ बदलना ही है, तो तुम खुद को बदलो। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी हो या किसी और की। इतना कहकर मैं किचन में आ गई और अपना काम करने लगी। उस रात खाना खाते समय भी मैंने किसी से बात नहीं की। अगले दिन मैं दामाद जी के साथ ऑफिस गई। पूरा दिन ऑफिस में बिताने के बाद शाम को मैं और संदीप साथ ही घर लौटे और हम दोनों को साथ देखकर महिमा और भी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। पर अब मुझे उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने पति को भी खुश नहीं रख पा रही थी, तो मैं उससे क्या ही उम्मीद करती। लेकिन दामाद जी मुझसे और भी अच्छे से पेश आने लगे थे। हर 2-3 दिन में वो मुझसे कहते कि उनके ऑफिस में उनके दोस्तों या कभी उनके बॉस ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। उस दिन भी सुबह नाश्ता करते समय दामाद जी ने मुझसे कहा, सासू माँ, जल्दी से घर के सारे काम खत्म कर लीजिए, क्योंकि आज भी आपको ऑफिस आना है। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई, पर जैसे ही संदीप ऑफिस के लिए निकले, वैसे ही महिमा ने मुझे घेर लिया और बोली, माँ, तुम रोज रोज उनके ऑफिस क्या करने जाती हो? क्या अब भी तुम दोनों में सास और दामाद का रिश्ता कायम है, या रात में सारी सीमाएं पार हो गई हैं? मैंने गुस्से में महिमा को थप्पड़ मार दिया, पर फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो फिर से बोली, तुम मुझे जान से मार दो माँ, पर एक बार ये जरूर सोच लेना कि तुम्हारा और तुम्हारे दामाद का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है, और अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही हो, तो तुम यहां से जा सकती हो। उसकी सारी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे रोता हुआ छोड़कर महिमा अपने ऑफिस चली गई। दामाद जी मुझे लगातार फोन कर रहे थे, पर मैं अपने कमरे में बैठकर आंसू बहा रही थी। कुछ घंटों बाद मैंने खुद को संभाला और अपना बैग पैक कर करने लगी। मैं जैसे ही घर से निकलने लगी, दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि दामाद जी बाहर गाड़ी पार्क कर रहे थे। मुझे अचानक जाते देख उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे घर के अंदर ले आए। कमरे में पहुंचते ही संदीप ने मेरा पूरा बैग खाली कर दिया और बोले, ये सब क्या हो रहा है और आप बिना कुछ कहे यहां से क्यों जा रही हो? मैंने उन्हें नहीं बताया कि महिमा ने मुझसे क्या-क्या कहा है। मैंने बहाना करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ रही हैं, और वैसे भी मुझे यहां आए काफी दिन हो चुके हैं। बेटी के घर में इतने दिन रहना ठीक नहीं होता है। और इतना कहकर मैं फिर से अपना बैग पैक करने लगी। तभी दामाद जी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा और बोले, मुझे पता है कि महिमा ने आपसे कुछ कहा है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो पागल है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो छोटे बड़े की तमीज भूल जाती है। सच तो ये है कि अब वो आपसे जलने लगी है, और जो लोग दूसरों से जलते हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। संदीप लगातार मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर मेरे आंसू बहने लगे। वो मेरे आंसू पोंछते हुए बोले, आप परेशान मत हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। उस दिन उनकी बातों में अलग ही प्यार था। उस दिन के बाद से जब महिमा सो जाती थी, तो संदीप जी मेरे कमरे में चले आते थे और हम दोनों ढेर सारी बातें करते थे। उनका आना मुझे अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब हमारा रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर जाने लगा था। संदीप 4-5 दिन से मेरे कमरे में आ रहे थे, पर कुछ दिन बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर महिमा को ये सब पता चल गया तो? इसलिए मैंने संदीप से पूछा, तुम रोज रात को महिमा से छुपकर मेरे कमरे में आते हो, लेकिन क्या तुम्हें पक्का पता होता है कि वो गहरी नींद में है या नहीं? अगर तुम्हारी लापरवाही के कारण महिमा मेरे कमरे में आ गई और उसने हमें इस तरह देख लिया, तो क्या होगा? संदीप बोले, सासू माँ, हमें किसी न किसी दिन इस परिस्थिति का सामना करना ही होगा। मुझे पता है कि जब उसको सारी सच्चाई पता चलेगी तो उसे बहुत दुख होगा, पर अब हम क्या ही कर सकते हैं? आप चिंता मत करिए। बस
महिमा के सामने इस रिश्ते को स्वीकार करने का साहस रखिए। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक से महिमा मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों को देखकर महिमा बोली, मुझे बहुत पहले से तुम दोनों पर शक हो गया था। संदीप, तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम मुझे चकमा देकर यहाँ आते हो तो मुझे कुछ पता नहीं चलता? मैं तो बस तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, और अब तो मैंने तुम दोनों की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली हैं और अपनी आंखों से तुम दोनों को इस हालत में भी देख लिया है। महिमा बोल ही रही थी कि तभी संदीप के पास किसी का फोन आया और वो मेरा हाथ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर पहले जब वो मुझे समझा रहा था, तब उसने मेरा हाथ पकड़ रहा था, और कुछ ही मिनटों में एक तीसरे इंसान के आते ही मेरा हाथ छोड़कर चला गया। वो तीसरा इंसान और कोई नहीं, बल्कि संदीप का बॉस आरव सिंघानिया था। उसे आधी रात को घर में देखकर महिमा चौंक गई और बोली, सर, इस समय आप यहाँ कैसे? हम सब आश्चर्यचकित होकर महिमा को देख रहे थे। तभी महिमा बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे एक गवाह और मिल गया है। और इतना कहकर वो मेरे और दामाद जी के बारे में बकवास करने लगी। तभी आरव बोले, महिमा, तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम अपने पति और अपनी माँ के बारे में कितनी गलत बात कर रही हो? आरव के समझाने के बाद भी महिमा नहीं रुकी। तभी संदीप ने उसे थप्पड़ लगाया और बोले, महिमा, अब अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने पहली बार दामाद जी को इतना गुस्से में देखा था। वो बोले, मैं अभी तक सब सुन रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम समझदार नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। पर अब क्योंकि तुम मेरे बॉस के सामने भी बकवास करने लगी हो, तो शायद अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। मैं संदीप को शांत रहने के लिए बोल रही थी, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और बोला, माँ, अब और कितने दिन तक आप ये सब बातें छुपा के रखोगी? इस तरह मन मारकर जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। जीना है तो खुल के जियो। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया है। संदीप ने महिमा से कहा, हाँ, मैं रोज रात इस कमरे में आता हूं, पर इसका कारण वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं यहाँ इसलिए आता था ताकि अपने बॉस को तुम्हारी माँ के कमरे में सुरक्षित छोड़ सकूं। तुम्हारी माँ के साथ मैं नहीं, बल्कि मेरे बॉस होते थे। जिस रात हम बॉस की बर्थडे पार्टी में गए थे, उस रात मैंने तुम्हारी माँ को उनके कमरे में रोते देखा था, और उसी रात बॉस ने तुम्हारी माँ का फोन नंबर भी लिया था। उस रात बॉस बार बार तुम्हारी माँ को कॉल कर रहे थे, पर माँ ने एक बार भी नहीं उठाया। जब मैंने माँ के फोन में बॉस की कॉल देखी, तो अगले दिन मैंने बॉस से इस बारे में पूछ लिया। तभी मुझे एक सच्चाई का पता लगा कि तुम्हारी माँ और मेरे बॉस एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और इतना ही नहीं, इन दोनों का प्रेम संबंध भी था। लेकिन घर वालों के दबाव के कारण दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पाए। पर इनकी किस्मत में साथ रहना लिखा था, इसलिए किस्मत ने 30 साल बाद इन दोनों को फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारी माँ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बॉस की वजह से मुझे इस रिश्ते का पता चला। तब से मैं किसी न किसी बहाने से सासू माँ को ऑफिस ले जाता था, ताकि ये दोनों एक दूसरे से मिल सकें। धीरे धीरे तुम्हारी माँ ने खुश रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपना पुराना रिश्ता फिर से जीने लगी थीं। लेकिन तुमने इसे गलत समझा और अपनी माँ पर गलत गलत आरोप लगाए। तुम्हारे आरोपों की वजह से माँ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। तब से मैंने इस प्रेमी जोड़े को घर पर ही मिलाना शुरू कर दिया था। तुम्हारी माँ को पता था कि तुम इस उम्र के उनके इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करोगी, इसीलिए वो तुम्हें कभी कुछ नहीं बता पाई। पर मुझे लगता है कि उनको अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही करना चाहिए। ये सब सुनकर महिमा रोने लगी और बोली, संदीप, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पति और अपनी माँ पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। तुम दामाद होकर इन दोनों को मिलाने के लिए इतने प्रयास कर रहे थे, और मैं बेटी होकर भी अपनी माँ को दुख पहुंचा रही थी। तुम मेरी माँ को जीने का एक मौका दे रहे थे, और मैं कितनी बुरी इंसान हूं, संदीप। और ये कहकर महिमा रोने लगी। मैं आगे बढ़ी और बोली, मुझे भी माफ कर दे बेटी, मुझे इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए था। सुबह होते ही मैं और आरव यहां से चले जाएंगे, और आप लोगों से कभी नहीं मिलेंगे। मेरी आंखों में आंसू देखकर महिमा बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हारे अकेलेपन को कभी समझ ही नहीं पाई, और अब वो समय बीत गया है। अगर आप मेरा साथ दे सकती हो, तो मैं आपकी खुशी में शामिल क्यों नहीं हो सकती?
तुम्हारे समय में नाना नानी ने तुम्हारी शादी नहीं होने दी, लेकिन मैं उनके नक्शे कदम पर नहीं चलूंगी। मैं तुम्हें और आरव सर को आगे के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। उसने आरव से भी माफी मांगी और उन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार किया। कुछ ही दिनों में मैंने और आरव ने शादी कर ली। आरव के साथ जाने से पहले मैंने महिमा को भी बहुत समझाया कि इस तरह पति से लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। जिस रिश्ते में प्यार होता है वहां लड़ाई भी होती है, लेकिन ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि प्यार कभी खत्म ना हो। आरव ने संदीप और महिमा के लिए भी ट्रिप प्लान कर दी ताकि उन दोनों के बीच की दूरियां भी कम हो सकें।